पढ़ लिया था अपन ने लास्ट टर्न पे? हाँ जी, कॉम्बिनेशन, बेसिक कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया था। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आएगा तो बना दोगे। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। अगर वो आता है तो वो भी आता है। कौन सा? कैपेसिटर भी। रजिस्टर के कॉम्बिनेशन जैसा ही होता है इंडक्टर का कॉम्बिनेशन। अगर वो आता है तो वो भी आता है। कौन सा? इंडक्टर भी। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से उल्टा होता है पावर का कॉम्बिनेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये आता है तो वो भी आता है फिर। और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का उल्टा होगा स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन वर्क पावर एनर्जी में। तो ये आता है तो वो भी आता है। मतलब एक ही बार पढ़ना होता है, कॉम्बिनेशन बार बार प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार अगर आप ढंग से कर लेंगे रेजिस्टेंस के साथ तो आपको अगली बार देखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा दिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिवीजन रूल। एकदम जीरो से बता रहा हूं मैं डिवीजन रूल किस तरीके से डिवाइड करना है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट हेडिंग रहती है डिवीजन रूल भी। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस हिट करने के लिए मुझे करंट डिवाइड वोल्टेज डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है, तो रफ पेज और पेन ही रखें। अभी अपन नोट्स तो बनाना है कुछ है नहीं, मैंने आपको बताया। नोट्स जब जिस दिन से लिखना होंगे उस दिन से मैं लिखवाना स्टार्ट कर दूंगा। अभी हम आते हैं डिवीजन रूल पे। ठीक है, डिवीजन रूल कैसे डिवाइड करना है वो समझते हैं। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से डिवीजन रूल को मैं स्टार्ट करता हूं। मेरे सामने ये तीन लोग बैठे हुए हैं। शरद बैठा है, विशाल बैठा है, वैभव भी बैठा है। मान लो मुझे इन तीनों को 100 रुपए बांटना है। ठीक है, क्या बांटना है? 100 रुपए मुझे इन तीन लोगों में बांटना है। अब किसके हिस्से में कितना आएगा? किसके हिस्से में कितना आएगा? बोले तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको कितना देना चाहते हैं। मान लो मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे इन में जो अमाउंट जो डिवाइड करना है वो 1, 3 और 6 के रेशियो में डिवाइड करना है। 100 रुपए मुझे इन तीनों में, तीन लोग हैं ए, बी और सी। ठीक है, इन तीन लोगों में मुझे 100 रुपए बांटना है। किस रेशियो में बांटना है? 1, 3 और 6 के रेशियो में बांटना है। और जिसको बांटना है वो अमाउंट कितना है मेरे पास? 100 रुपए है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ए को क्या मिलेगा? ए का रेशियो क्या है? जिनको आता अच्छी बात है। ए का रेशियो क्या है? 1। तो सबसे पहले ये समझे कि ए का रेशियो क्या बन रहा है? 1 डिवाइडेड बाई इन सबका सम 6, 3, 9 और 1 मल्टीप्लाई बाई जो आप बांटना चाहते हैं। मैं क्या बांटना चाहता हूं? 100 रुपए। तो 10 रुपए आ जाएंगे किसके हिस्से में? ए के हिस्से में। बी को क्या मिलेगा आपके हिसाब से? बी का रेशियो कितना है? 3। तो बताओ कितना बनेगा? 3 उसका रेशियो है डिवाइडेड बाई 10। ये करना होता हमेशा, जो आपका रेशियो उसको टोटल रेशियो से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100। तो बी के हिस्से में आएंगे 30 रुपीज। और सी को क्या मिलेगा? उसको मिलेगा 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू। क्लियर है क्या? पक्का? तीन लोग थे ए बी सी, तीनों को 1, 3 और 6 के रेशियो में क्या किया? डिवाइड करना है हमको अमाउंट। मान लो ये जो तीनों व्यक्ति हैं जिनको हम पैसे बांट रहे हैं, ये जो 1:3:6 का रेशियो जो आप लोगों ने भी लिखा है, मान लो मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि जो ए है, ए की जो उम्र है, एज है, वो 10 ईयर है। ठीक है, और बी का जो एज है वो 30 ईयर है। ठीक है, और सी का जो एज है वो 60 ईयर है। और आपको मैंने बोला
कि आपको डिवाइड करना है, डिवाइड 100 रुपीज बिटवीन ए, बी एंड सी in the direct ratio of their age. इनके एज के डायरेक्ट रेशियो में मुझे 100 रुपए बांटना है, ठीक है। अब इनकी एज अगर बात की जाए, पहला क्वेश्चन था मेरे पास ये, तो इसका जो आंसर आया वो ये था कि ए, बी और सी की जो एज है वो कितनी है, 10, 30 और 60। तो रेशियो तो वही बन गया, क्या बन गया, 1, 3 और 6। तो आंसर वही हो जाएगा। ए के हिस्से में कितना अमाउंट आया था, 10 रुपए, बी के हिस्से में कितना अमाउंट आया था, 30 रुपए, सी के अमाउंट में कितना आया था। समझ में आया क्या। फिर अगली बार मुझे बोला गया कि आज जो है वो 100 रुपए नहीं है अपने पास। डिवाइड, क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड 90 रुपीज, डिवाइड 90 रुपीज in the inverse ratio of their age। उन्हीं 3 लोगों में मुझे वापस से पैसे बांटना है। आज 90 रुपए मेरे पास बांटने के लिए, कल 100 रुपए थे। कल मैंने एज के डायरेक्ट रेशियो में बांटा था, आज एज के इनवर्स रेशियो में बांटने की बात की गई है। एज का डायरेक्ट रेशियो और एज का इनवर्स रेशियो क्या है भाई, इनकी एज है 10 साल, 30 साल और 60 साल, ठीक है। तो 10 ईयर, 30 ईयर एंड 60 ईयर, तो मैंने रेशियो क्या ले लिया था, 10, 30 एंड 60, 10, 30 एंड 60। आज मैं रेशियो 10, 30 और 60 नहीं ले सकता। क्यों, बोले मुझे आज जो अमाउंट डिवाइड करना है 3 लोगों में, किन 3 लोगों में, ए, बी और सी में, वो बनेगा 1/10, 1/30, 1/60। आज डायरेक्ट रेशियो नहीं लिख सकता 10, 30, 60, 1/10, 1/30, 1/60। क्यों, क्योंकि रेशियो कौन सा बोला गया है, इनवर्स रेशियो का मतलब यही होता है कि जो इनवर्स रेशियो ऑफ एज, जो उनकी एज है उनको उल्टा कर दो, इनवर्स रेशियो, ठीक है। जो 10 ईयर का है उसका रेशियो क्या बनेगा, 1/10। जो 30 है उसका रेशियो क्या बनेगा, 1/30। जो 60 इसका रेशियो क्या बनेगा, क्लियर है क्या। बस ये रेशियो हो गया। अब चाहो तो यहीं से आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार कौन इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व करेगा, चलो जीरो तो रेशियो में से हट जाएगा, फिर भी रेशियो क्या बनेगा, अगर आप जीरो हटा भी दोगे तो 1, 1/3 और 1/6 का रेशियो बन रहा है। तो ए के हिस्से में क्या अमाउंट आएगा, उसका रेशियो कितना है, 1। फिर डिवाइड में लिखेंगे इन तीनों का सम, किन तीनों का, 1 + 1/3 + 1/6। लेकिन ये कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इसलिए मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आपके पास इनवर्स रेशियो में ऐसा कुछ परफेक्ट रेशियो नहीं बन पा रहा तो इसको आप सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई नंबर सोच लो जिससे जो मतलब कहीं ना कहीं 6, 3 सबसे डिवाइड होता हो, ऐसा कोई नंबर, उसका मल्टीप्लाई कर दो तीनों में। किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए, 6 का। आप यहां से भी निकालोगे तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहां से भी आंसर सही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग कैलकुलेशन करना पड़ेगा और हमें टाइम ही बचाना है। तो ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर लो जो सबसे डिवाइड होता हो, 1/1 भी ले लेते, चलो 6 का मल्टीप्लाई कर लो, 6/1 6, ठीक है, 6/3 2, ठीक है, और 6/6। तो ये जो रेशियो है इनकी एज का इनवर्स रेशियो क्या बना, 6:1। अब बताओ ए को क्या अमाउंट मिलेगा, ए का रेशियो कितना है, 6, सारे रेशियो का सम 9 मल्टीप्लाई बाय 90, आंसर इज 60 रुपीज। 90 में से 60 रुपए जो है वो बच्चा लेके चलेगा जिसकी एज 10 ईयर थी। क्लियर है क्या। तो ऐसा नहीं है कि हर बार किसी को कम ही मिलेगा हिस्सा, डायरेक्ट रेशियो इनवर्स रेशियो मैटर करता है। पिछली बार एज का डायरेक्ट रेशियो था तो वयस्क को ज्यादा मिला था, बुजुर्ग को, सॉरी, है ना, और इस बार एज का इनवर्स रेशियो है तो जो बच्चा है उसको ज्यादा अमाउंट मिल रहा है। फायदा हो गया ना उसका इनवर्स रेशियो होने से। तो बताओ बी के लिए रेशियो क्या बन रहा था, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 90, आंसर इज 20 रुपीज। एंड सी के लिए बताओ क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू 90, तो कितना आ जाएगा, 10 रुपीज। एक को मिल रहे 10, एक को मिल रहा है 20 और एक को क्या मिल रहा है, 60। किसको ज्यादा मिल रहा है, जिसकी एज कम है,
किसको कम मिल रहा है? जिसकी एज ज्यादा है। ठीक है, और डायरेक्ट रेशियो जब था तब किसको ज्यादा मिल रहा था? जिसकी एज ज्यादा है। किसको कम मिल रहा था? डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्स का रेशियो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एज का डायरेक्ट रेशियो मतलब एज ज्यादा तो अमाउंट ज्यादा, इनवर्स रेशियो मतलब एज ज्यादा तो अमाउंट कम। इनवर्स का मतलब तो यही होता है। अरे आया समझ में कि नहीं आया आपको? इसको बोलते हैं डिवीजन रूल, डायरेक्ट रेशियो में बांटना और इनवर्स रेशियो में बांटना। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस लेकर आ रहा हूं मैं। आपको लिखना कुछ भी नहीं है, बैठ के भाषण सुनिए बस आप। ये 10 ओम का एक वायर है, ये एक और वायर है जिसका रेजिस्टेंस 30 ओम है, ये एक और वायर है जिसका रेजिस्टेंस 60 ओम है, और यहां से 9 एम्पियर का करंट आ रहा है। क्या आ रहा है? 9 एम्पियर का करंट निकल के आ रहा है, और मुझे I1, I2 और I3 की क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। करंट भैया आएगा, इधर से कितना करंट आ रहा है? 9 एम्पियर। 9 एम्पियर के यहां कितने हिस्से होंगे? 3 हिस्से होंगे। I1 जाएगा इधर से I2 और इधर से I3। एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, V इज इक्वल टू, तो I इक्वल टू क्या? करंट वोल्टेज सॉरी रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ है ना? बोले बिल्कुल सही बात है। ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों वायर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, पोटेंशियल, वो सेम रहेगा, और करंट डिवाइड होगा। करंट क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए डिवाइड कौन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन डिवाइड हो रहा है? करंट। मतलब यहां मुझे इस करंट को बांटना है। किसको बांटना है? 9 एम्पियर को बांटना है। किसमें बांटना है? 10 ओम, 30 ओम। और बोले करंट डिवाइड होता है तो कैसे डिवाइड होता है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस या इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस? इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक स्टेटमेंट बनता है, और वो स्टेटमेंट ये है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोला मैंने? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल इज सेम। पोटेंशियल इज, आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए, क्या क्या बोला मैंने? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पोटेंशियल इज सेम बट करंट इज डिवाइड। आवाज ही नहीं आ रही। बट करंट इज डिवाइड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। पूरा स्टेटमेंट एक साथ बोलेंगे। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पोटेंशियल इज सेम बट करंट इज डिवाइड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोला मैंने? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पोटेंशियल इज सेम बट करंट इज डिवाइड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। फिर से बोलिए। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पोटेंशियल इज सेम बट करंट इज डिवाइड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। फिर से बोलिए। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करंट इज सॉरी पोटेंशियल इज सेम बट करंट इज डिवाइड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ। फिर से बोलिए। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पोटेंशियल इज सेम बट करंट इज डिवाइड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। फिर से बोलिए। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करंट इज सेम, पोटेंशियल इज सेम, सॉरी, करंट इज डिवाइड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ। फिर से बोलिए। पोटेंशियल इज सेम बट करंट इज डिवाइड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ। ठीक है, अब आई के ये जो 9 एम्पियर के मुझे 3 टुकड़े करना है, I1, I2 और I1, I2 और I3 को ऐसे लिख सकता हूं 1/10, 1/30 और, क्योंकि इनवर्स रेशियो में डिवीजन का तरीका तो यही होता है 1/10, 1/30 और 1/60। तो बताओ फाइनली अगर हम बात करें तो I1, I2 और I3 का जो रेशियो होना चाहिए ये 0 सब में से हट जाएगा, लेकिन फिर भी वही बचेगा 1/1, 1/3, 1/6। फिर वही है कि या तो सिंपल आप इसको कर लें तो ज्यादा बेटर है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 2 और 1, तो I1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? I1 का रेशियो कितना बन रहा है? 6, सबका सम 9, जिसको बांटना है 9, अरे जिस करंट को बांटना है वो करंट भी कितनी है? आज जिसका बंटवारा होना है वो 9 एम्पियर है। 9/9 कैंसिल होकर आंसर इज, मतलब यहां से जो करंट जा रहा होगा वो कितना जा रहा होगा? 6 एम्पियर जा रहा होगा। क्लियर है क्या? यहां से जो करंट जाएगा I2 से वो यहां से निकल जाएगा, हाँ ना, कितने एम्पियर आ जाएगा?
2 एम्पियर, और इधर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर। और अब एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। जरा इसका वोल्टेज निकालिए, इसका इसका फॉर्मूला लगा के, कौन सा, V इक्वल टू पोटेंशियल निकालना है। करंट कितना है उसमें से 6 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है, वैल्यू कितनी आ रही है 60 वोल्ट, कितना आ रहा है, और इसका 60 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल इज सेम एंड करंट इज डिवाइड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ। ये हो गया रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऐसे ही आता है कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं होती, वहां चार्ज होता है। वहां करंट फ्लो नहीं होती, वहां पे क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल यहां सेम है, वहां भी पोटेंशियल सेम होता है। यहां करंट डिवाइड होती है, वहां पे चार्ज डिवाइड होता है। यहां करंट डिवाइड होगी, वहां पे क्या डिवाइड होगा, चार्ज। यहां इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है, वहां पे डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस होगा। रेजिस्टेंस नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, कैपेसिटेंस। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, स्ट्रेचिंग लेंथ सेम होगी, F इक्वल टू के एक्स चलता फॉर्मूला, वहां पे एक्स सेम रहेगा, और जो फोर्स आप लगाओगे वो डिवाइड होगा इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। भैया एक ही कॉन्सेप्ट है, बार बार चलेगा। इनवर्स रेशियो डायरेक्ट रेशियो में डिवीजन करना आज सिखा रहा हूं, अगली बार नहीं सिखा पाऊंगा। ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन जो है मैं सीधे रिजल्ट दिखवाते हुए आगे बढ़ूंगा। डिवाइड करना आना चाहिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि जिस दिन मैं कैपेसिटर पढ़ाऊंगा उस दिन लिखवाऊंगा कि वहां पे कौन कैसे डिवाइड होता है, बट वही लिखवाऊंगा मैं, उस पर क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा बार बार। ठीक है, डिवीजन आपको आज सीखना है, बार बार ऐसे ही डिवीजन करना होता है। इनवर्स रेशियो में डिवीजन आज से 10 साल पहले भी ऐसे होता था, 10 साल बाद भी ऐसे ही होगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कैपेसिटर का डिवीजन अलग से सीख रहे हैं और रजिस्टर का अलग से सीख रहे हैं। एक नया चैप्टर मान के नहीं चल सकते हम कैपेसिटर को। इसलिए मैंने इलेक्ट्रो के बाद आपको कैपेसिटर नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूं पहले, ताकि आप डिवीजन सीखें, आप कॉम्बिनेशन सीखें, ताकि मेरी मेहनत जो है थोड़ी सी कम लगे, किसमें, कैपेसिटर में, और आपको भी कम मेहनत लगेगी, मुझे नहीं। और आप भी कॉम्बिनेशन सीख जाएंगे तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन भी सीख जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये होगा, इस तरीके से डिवीजन करना होता है भैया, इनवर्स रेशियो में ऐसे डिवाइड होता है। अब इस पे मैं एक दो क्वेश्चंस दे दूं आप लोगों को, आप रफ पेज पे कर देंगे मुझे उम्मीद है, बताइएगा। थर्टी 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, I1, I2, I3। बताइए I1, I2, I3 का वैल्यू जल्दी फटाफट। उम्मीद है मुझे आप लोगों से, आप सही आंसर देंगे। I1 18 और I2 9 और I3 बस इतना सही तो होता है डिवीजन, और क्या होता है।
हो गया भैया, इतनी देर में आ जाना चाहिए आंसर। I1 I2 I3 क्या करना है? 1/2 1/4 1/6, ऐसा नंबर सोच लो जो तीनों से डिवाइड होता है, 2 4 और 6। 12 ले लो, 12/2 6, 12/4 3, 12/6, तो इसका सिंपल रेशियो बनेगा 6 3 और 2। तो बताओ I1 के हिस्से में 6 बाई, भैया I1 का रेशियो कितना है? 6, सबका सम 11 मल्टीप्लाई बाय 33, जिसको बांटना है वो कितने एम्पियर है? 33 एम्पियर है। तो बताओ कितना आ जाएगा? 18 एम्पियर आ जाएगा। 11 3 जा 33, 3 6 जा, हाँ मैं समझा नहीं, बोलो क्या? 6 3 9 और 2 12 नहीं होते हैं, 6 3 9 और 2 11 होते हैं। आ गया? थ्री बाई 11, इसका रेशियो 3 है, टोटल सम 11 मल्टीप्लाई बाय 33, तो कितना आ जाएगा? 9 एम्पियर। इसका बताओ I3 का वैल्यू कैसे निकालोगे? उसका रेशियो कितना है? 2, 2/11 मल्टीप्लाई बाय 33, आंसर इज 6 एम्पियर। इधर 6 और आपने क्या ऐसे लिखा? I1 I2 1/4 1/3 इनवर्स रेशियो, और फिर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया? 12 से। देखो इतना नहीं करना होता, जब दो ही वायर हो ना, कितने वायर हो? 2 वायर हो, तो I1 और I2 का इनवर्स रेशियो लिखना ना, तो I1/I2 जो होगा वो R2, समझे? घुमा दिया करो बस, उतना नहीं करना कि 1/4 1/3 फिर नंबर सोचा फिर काट, बाद में आओगे यहीं, एट दी एंड पहुंचना यहीं है। हेलो, जब लगाया था तब काम था, छोड़ो क्लास में हो गए। हाँ तो बताइए, सीधे सिंपली किया करो आप, I1 और I2 का रेशियो जब लिखना है भैया, I1 और I2 का रेशियो लिखना, तो सीधे क्या लिखोगे? 3 4। लेकिन ये कब चलेगा? जब 2 वायर हो। 3 हो तो फिर तो यही करना है, ठीक है, लेकिन 2 हो तो डायरेक्ट घुमा दिया करो आप, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। मतलब I1/I2 इक्वल टू 3/4, I1 और I2 का रेशियो 3 और 4 का रेशियो बनेगा। तो बताओ I1 की वैल्यू कितनी आएगी? I1 का रेशियो कितना है? 3, दोनों का सम 7 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये 6। और I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? I2 का जो रेशियो वो कितना है? 4, ठीक है, दोनों का सम 7 मल्टीप्लाई बाय जिसको बांटना है वो 14, तो कितना आ जाएगा? 8 एम्पियर। तो एक आ जाएगा 6 एम्पियर और एक क्या आ जाएगा? 8 एम्पियर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? ऐसे ही करना होता, लिखो मत, प्रैक्टिस पर्पस है ये तो भैया, रफ पेज पे है, आपको नोट्स में कुछ नहीं लिखना है। डिवीजन सीख रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट लिखना आना चाहिए आप लोगों को। 24 एम्पियर 3 ओम। पेन नहीं चलाएगा कोई भी, आप पेन नहीं चलाएगा कोई भी, डायरेक्ट बोलोगे I1 की वैल्यू। बोलिए I1 इनवर्स रेशियो, ठीक है भैया। I1 के लिए रेशियो 3 लिखूं या 8? सॉरी 5 करेंगे इसको ना, ठीक है। I1 के लिए रेशियो बताओ क्या लिखूंगा मैं? 3 या 5? 5 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, ये समझ में आया कैसे लिखा? यहां का करंट निकालना था तो रेजिस्टेंस यहां का लिखा, दोनों को जोड़ के यहां लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 24, 8 3 जा 24, 5 3 जा 15 एम्पियर, खत्म। डायरेक्ट I1 की वैल्यू लिखेंगे आप। अगर 2 वायर हो तो बहुत इजी होता है क्वेश्चन। I2 लिखना हो तो I2 ये रहा, तो ये रेजिस्टेंस उठाएंगे 3, ठीक है, दोनों का सम 3 और 5 8 मल्टीप्लाई बाय। लेकिन ये कब चलेगा? जब 2 ही वायर हो, तो उल्टा ही रेशियो बनता, कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधे इसका करंट निकालना तो वो वाला रेजिस्टेंस उठाओ, उसका निकालना तो ये वाला रेजिस्टेंस उठाओ, सिंपल। 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 एम्पियर, कुछ रेशियो ही नहीं सोचना। I1 और I2 के वैल्यू हो गए हैं।
अरे आया समझ में कि नहीं आया? पक्का कर लोगे? अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। आपको बताना है I2 एंड I3 का वैल्यू। I1 दे दिया गया इस बार। हाँ जी, I क्या है? थोड़ी ना I तो पूछ रहा हूं, मैं भी वही पूछ रहा हूं I क्या है। हाँ जी, I कितना आ रहा है? 6 आ रहा है टोटल करंट। I20 आ गया। हो गया? देखिए, चलो हो गया सॉल्व अभी, बस इतनी देर में हो जाना चाहिए था। देखिए, I1, I2 और I3 क्या रेशियो आना चाहिए था आपके हिसाब से? बोलो। 1/30, 1/10। इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आई थिंक आपने 30 का मल्टीप्लाई किया होगा। तो 30/30 बन गया 1, 30/10 बन गया 3 और 36। अच्छा 30/5, मुझे लगा 30/10 6 बोल रहा हूं। 30/5 क्या बन जाएगा? तो रेशियो हो गया 1, 3 एंड। तो जो I1 की वैल्यू होना चाहिए, I1 के लिए रेशियो कितना है? 1। I1 के लिए रेशियो क्या है? और सबका सम 6, 3, 9 और 1 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट नहीं पता है। टोटल करंट जिसको डिवाइड करना वही नहीं पता इस बार कितना I। लेकिन इस बार जो इनका डिवीजन करने के बाद जो आंसर आता है I1 वो पता है कितना? 2। उसका रेशियो 1 है, टोटल रेशियो 10 है, जिसको बांटना है वो करंट कैपिटल I है, और जो आएगा वो आंसर दिया है इस बार 2। I1 का वैल्यू मिल गया आपको 2, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया? पक्का? क्या आप लोगों ने ऐसे ही निकाला टोटल करंट का वैल्यू 20 एम्पियर? फिर 20 एम्पियर टोटल आ गया तो 3 और 6 के रेशियो में और बांट दो किसको? 20 एम्पियर को। अगर आपने ये किया तो ये नहीं करना है, अगर आपने यही किया है तो ये नहीं करना है। क्यों? गलत है क्या? गलत नहीं है, सही है। पहले लेक्चर में अपनी बात हुई थी, करंट के आंसर 3 तरीके से आते हैं कि क्वेश्चन के ना। आप कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं वो आपका टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम उतना बचाएगा। आपकी जगह मैं होता तो कुछ और करता, लेकिन मैं दूसरा अप्रोच बता रहा हूं। मैं जो करता हूं तो तीसरा है, ठीक है। मतलब जनरली बच्चे ऐसा करते हैं कि इसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं, V इक्वल टू IR। I कितना है? करंट है ना उसमें 2 और रेजिस्टेंस कितना? 30, तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा कितना? 60 वोल्ट। V इक्वल टू IR से, I इंटू R से। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, तो इसका पोटेंशियल भी 60, इसका पोटेंशियल भी 60 रहेगा। अब पोटेंशियल पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो क्या निकाल लेते हैं? करंट।
करंट किससे निकलेगा? आई इक्वल टू वी बाय आर। दोनों का पोटेंशियल पता है ना 60, तो 60/10 6 एम्पियर और 60/5 12 एम्पियर। आई इक्वल टू वी बाय आर, वी बाय आर। तो ये करंट आ गया 6 एम्पियर, ये करंट आ गया कितने एम्पियर? 12 एम्पियर। 12 और 6 18, 18 और 2 20, तीनों को जोड़ दिया तो ये भी आ गया कितने एम्पियर। इसमें डिवीजन रूल लगाना ही नहीं पड़ा। पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल सेम रहता है, तो पोटेंशियल वाला अप्रोच लगा लिया। ठीक है, अब मैं आता हूं तीसरे ऑप्शन पे। आप ये कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है, मतलब ये करना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा। मैं क्या करता अगर मेरे सामने क्वेश्चन आता तो मैं क्या करता फिर? भैया मेरा तरीका कुछ ऐसा रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के टाइम पे, सबका अपना अपना अप्रोच है। किसी को लगता है कि नहीं हम तो पोटेंशियल से करेंगे, तो पोटेंशियल से कर सकता हूं। मैं डायरेक्ट सोचता हूं कि 30 ओम का 10 ओम जो है ना वो 1/3 है। 30 ओम का 10 ओम कितना है? और जब रेजिस्टेंस 1/3 टाइम हो तो करंट हो जाती 3 टाइम। इनवर्स रेशियो। इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब है रेजिस्टेंस अगर 3 टाइम होगा तो करंट होगी 1/3 टाइम। रेजिस्टेंस अगर 1/3 टाइम होगा तो करंट होगा 3 टाइम। जो जैसे लाइक रेजिस्टेंस होगा आधा 1/2 तो करंट होगी डबल। और अगर रेजिस्टेंस होगा डबल तो करंट मतलब 2 टाइम, तो करंट हो जाएगी 1/2 टाइम। जितने टाइम रेजिस्टेंस होगा उसका उल्टा टाइम। मतलब मैं अगर होता हूं तो मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे ये सोचता हूं कि 30 का 1/3 है कौन? 10। तो रेजिस्टेंस 1/3 तो करंट ट्रिपल। 2 का ट्रिपल कितना हो गया? 6। 10 का आधा है 5। अरे 10 का आधा है कौन? 5। रेजिस्टेंस आधा तो करंट डबल। 6 की डबल क्या हो गई? 12। तो 12 और 6 18 और 2 ये कितनी हो गई? ये भी कर सकते हैं। इनवर्स रेशियो का मतलब ही होता डायरेक्ट, तो वैल्यूज आ गई डायरेक्ट, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ लिखना ही नहीं होता पेन पर, डायरेक्ट वही डायग्राम में आंसर लिखने होते, ये आएगा ये आएगा ये आएगा। दोनों में से जो इसमें मैंने पोटेंशियल भी नहीं निकाला 60 वोल्ट। इसमें पोटेंशियल निकालने की जरूरत ही नहीं है 60 वोल्ट। पहला वाला सबसे कॉम्प्लिकेटेड तरीका है जिसमें आप रेशियो निकाल के वैल्यू निकाल रहे हैं। दूसरा उससे सिंपल है जिसमें आप पोटेंशियल निकाल के इक्वल कर दे रहे हैं। तीसरा सबसे सिंपल है जिसमें ना रेशियो निकालना ना पोटेंशियल। करंट रेजिस्टेंस कितने टाइम हुआ है उससे डायरेक्ट सोचना करंट कितने टाइम हो जाएगी। रेजिस्टेंस जितने टाइम होगा उसका इनवर्स टाइम होता है कौन? करंट। 3 तरीके बताए हैं। अब आप लोगों की मर्जी, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा तरीका जो है वो यूज करेंगे उस टाइम पे, लेकिन अभी तो आप तीसरा मेथड ही यूज करेंगे। 10 ओम, 20 ओम, 40 ओम, 4 एम्पियर। पेन कोई नहीं चलाएगा, ठीक है। I1 और बताओ, ये अगर 4 एम्पियर है तो ये क्या होनी चाहिए? 40 का 20 आधा हो गया तो करंट डबल हो जाएगी 8 एम्पियर। 20 का 10 फिर आधा हो गया, करंट फिर डबल हो जाएगी, ठीक है। ये 16, ये 24, 24 और 4, ये खत्म। क्लियर है क्या? कर लोगे पक्का? अगला क्वेश्चन। ये 4 एम्पियर, ये I2 है, आई, ये क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? 4 का 8 डबल, रेजिस्टेंस डबल तो करंट, वहां 4 तो यहां कितनी? 2, और ये 4 ये 2 तो ये कितनी? पक्का हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। जितने टाइम रेजिस्टेंस हो रहा है उसका उल्टे टाइम करंट होगा। रेजिस्टेंस 2 टाइम तो करंट 1/2 टाइम। रेजिस्टेंस 1/2 टाइम तो करंट 2 टाइम। रेजिस्टेंस ट्रिपल, करंट 1/3, ठीक है। रेजिस्टेंस 1/3, करंट ट्रिपल। जितने टाइम रेजिस्टेंस होगा उसके इनवर्स टाइम होगा कौन? करंट।
अब क्या अब अप्रोच नंबर 2 पे जाना पड़ जाएगा, क्योंकि अब डबल ट्रिपल आधा कुछ नहीं हो रहा। V इक्वल टू आई आर, उसका वोल्टेज कितना 30, उसका वोल्टेज 30, तो नीचे भी वोल्टेज 30, वोल्टेज 30 तो 30/5, 6 एम्पियर, ये 6 एम्पियर वो 10 एम्पियर, तो टोटल 16 एम्पियर। हाँ है ना, लेकिन अभी भी वो कर सकते हैं। कौन सा? तीसरा तरीका। उसके लिए मैथ्स थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं ना कि मैं वही करता हूं क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है। मैं अगर यहां होता तो भी यहां भी मैं वोल्टेज नहीं निकालता, मैं ऐसे सोचता कि 3 का 5 जो है वो 5/3 टाइम होता है। 3 का 5 कितने टाइम होता है? 3 का कितने टाइम होता है? 5/3 टाइम। जो लाना वो ऊपर, जो हटाना वो नीचे। 3 का 5/3 टाइम है कौन? 3 का 5 कितने टाइम है भाई? नहीं सोच पाओ तो सेकंड अप्रोच याद रखना है ना, V इक्वल टू आई आर। लेकिन जिसको लगता है कि हाँ हम इतना अच्छा मैथ सोच सकते हैं कि 3 का 5 कितने टाइम है? 5/3 टाइम। रेजिस्टेंस हुआ 5/3 टाइम, तो करंट होगी 3/5 टाइम, 10 की 3/5 टाइम, 6 एम्पियर, और ये 16 एम्पियर। वैसे भी सोच सकते हो, बस ये पता होना चाहिए कि 3 का 5 कितने टाइम होता है, 7 का 2 कितने टाइम होता है, 7 का कितने टाइम 2 होता है? 7/2 नहीं, 2/7। जो लाना है वो ऊपर, जो हटाना है वो नीचे। 7 का कितने टाइम होता है? 2/7 टाइम। 7 इंटू 2/7 2। 7 का कितने टाइम होता है? 5/7 टाइम। 4 का कितने टाइम होता है? 9। 4 का कितने टाइम होता है? 9। 9/4 टाइम। 4 का कितने टाइम होता है? 8। डबल होता है 8/4 टाइम, डबल होता है 4 का 8। उसमें भी बोल रहे हैं 8, हाँ वो आएगा, वो भी डबल ही 8/4 टाइम, लेकिन 8/4 तो वही हो गया ना 2 टाइम डबल। यही है डिवीजन रूल, ऐसे ही डिवाइड करना होगा। अब हम आते हैं कि मान लो ये एक वायर है, ये एक और वायर है, ये एक और वायर है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, एक वायर जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, एक वायर जिसका रेजिस्टेंस 30 ओम है। ये सीरीज में जुड़े हुए। किस में जुड़े हुए हैं? अब होगा क्या, यहां से जो भी करंट आएगा वो सब में से फ्लो होकर निकल जाएगा। अभी हमने एक स्टेटमेंट देखा था, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पोटेंशियल इज सेम एंड करंट इज डिवाइड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। वहां पे कौन डिवाइड हो रहा था? करंट, और सेम क्या था? पोटेंशियल। यहां उल्टा होगा, करंट सेम रहेगी सब में। मान लो जैसे यहां से 2 एम्पियर का करंट निकला तो सब में कितना होगा? 2 एम्पियर। यहां करंट सेम रहेगी, पोटेंशियल डिवाइड होगा इस बार। इस बार कौन डिवाइड होगा? पोटेंशियल। वो इनवर्स रेशियो में होता था, यहां पोटेंशियल डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होगा। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा? इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करंट इज सेम बट पोटेंशियल इज डिवाइड इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। फिर से बोलिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करंट इज सेम, पोटेंशियल इज डिवाइड इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ। फिर से बोलिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करंट इज सेम, पोटेंशियल इज डिवाइड। आप ऐसे भी सोच सकते हो V इज इक्वल टू I, सेम है सब में, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके? तो पोटेंशियल डिवाइड होगा रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, मैथमेटिकली सोचे तो, या याद रखना हो तो याद रखो। ठीक है, क्या इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या सेम होता है? करंट इज सेम, पोटेंशियल इज डिवाइड। बहुत ज्यादा सीरीज के डिवीजन रूल का हमको काम नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लो मुझे बोला गया कि ये जो 10 ओम है इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 15 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 15 वोल्ट का है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 का वैल्यू क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 का वैल्यू क्या होगा, और इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज जो नेट वोल्टेज आएगा V, उसका वैल्यू क्या होगा। तो भैया होता क्या है कि डिवीजन रूल तो यहां पे भी वही चलना है एग्जैक्टली, लेकिन यहां डायरेक्ट रेशियो है। डायरेक्ट रेशियो मतलब यहां पे बस आपके लिए इतनी चीजें काम की है कि 10 ओम का 20 ओम क्या हुआ? डबल। रेजिस्टेंस डबल तो वोल्टेज भी डबल, 30। वो 15 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, 10 ओम का 30 ओम कितना हो गया? ट्रिपल। रेजिस्टेंस ट्रिपल तो वोल्टेज भी
ट्रिपल वो 15, तो ये कितना 45, 45 15 60 और 30 टोटल कितना हो गया 90। यहां उल्टा सोचना ही नहीं है, सीधा ही सोचना है, ठीक है। डबल तो डबल, ट्रिपल तो ट्रिपल। लेकिन जनरली यहां पे लोग डिवीजन रूल नहीं लगाते हैं, और नहीं भी लगाना चाहिए। यहां V इक्वल टू आई आर बेस्ट ऑप्शन रहता है। क्यों? देखिए मुझे इसका वोल्टेज पता है 15 और रेजिस्टेंस पता है कितना, तो सबसे पहले करंट निकाल लिया इक्वल टू V बाय आर, वोल्टेज 15 रेजिस्टेंस 10, 1.5 एम्पियर का करंट यहां से जा रहा होगा। करंट कितना जा रहा होगा? I इक्वल टू V बाय आर से मैंने करंट निकाल लिया। अब करंट पूरी ब्रांच में क्या रहेगा? सेम। तो 1.5 का मल्टीप्लाई, या इसका वोल्टेज निकालना मान लो V, तो कैसे निकालेंगे? आई आर, करंट 1.5 है, रेजिस्टेंस 20 है, तो भी ये कितना हो जाएगा? ये आ गया 30 वोल्ट। V इक्वल टू आई आर, फिर यहां भी लगा लो V इक्वल टू आई आर। आई कितना है? 1.5, आर कितना है? 3, तो 1.5 इंटू 3 मतलब 15 3 45 वोल्ट। तो यहां पे जनरली डिवीजन रूल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं लगती है, लेकिन फिर भी अगर डिवाइड करना हो तो डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड करना आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से डिवीजन आना चाहिए, ठीक है। ग्रुपिंग आप लोग सीख ही चुके हैं, ग्रुपिंग आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। डिवीजन रूल मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अब आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी आप काफी सारी चीजें जो हैं वो सॉल्व करना सीख गए हैं। तो अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। एक काम कर, नीचे जाके पेन ड्राइव लिया ऑफिस में से। आधा करंट मैं आप लोगों से बनवा दूंगा, तब मैं लिखवाऊंगा फिर। अच्छा एक पॉइंट बताओ मुझे आप, ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है और यहां से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा? V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, आई कितना? 2, रेजिस्टेंस कितना? इक्वल टू कितना? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट क्या है आपको क्या लगता है? 10 वोल्ट पोटेंशियल है, 10 वोल्ट पोटेंशियल का डिफरेंस है। पोटेंशियल नहीं होता कुछ भी, पोटेंशियल तो KQ बाय आर होता है। 10 वोल्ट क्या है पोटेंशियल का मतलब? आप इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टेट से कनेक्ट करके बताता हूं मैं आप लोगों को कि मैंने क्या किया। एक वायर लिया और उस वायर को मैंने, ये वायर है मेरे पास, एक वायर है, कॉपर वायर होगा, कॉपर वायर मान लेता हूं। एक एंड को मैंने हाई पोटेंशियल पे सेट कर दिया और एक को कैसे किया होगा? ये सोर्स लगाया होगा कुछ ना कुछ, या तो कोई बैटरी लगाना पड़ेगी, या यहां से 2 वायर निकाल के मैं किसी वायर के दोनों एंड पे एक हाई पोटेंशियल और एक क्या कर दें, लो पोटेंशियल पे सेट कर दिया मैंने एक वायर के। अब मैंने जो कर दिया वो आइसोलेटेड कंडक्टर में पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोस्टेट ये बोलता है कि किसी भी कंडक्टर के 2 पॉइंट का पोटेंशियल आप डिफरेंट नहीं रख पाओगे, रख ही नहीं सकते आप। किसी कंडक्टर की सरफेस जो होती है वो क्या होती है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। कंडक्टर में 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम डिफरेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोले पोटेंशियल डिफरेंट होने से ये होता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या आ जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाती है, और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन के ऑपोजिट फोर्स लगाती है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे, कब तक आएंगे? जब तक कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल, 2 बॉडी के बीच में चार्ज का फ्लो तब तक चलता है जब तक पोटेंशियल, ये जो चार्ज का फ्लो चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। अब फिजिक्स में एक रूल है, नेगेटिव चार्ज इधर जाता है उसके ऑपोजिट करंट मानी जाती है। नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट इधर मानी जाएगी। ऐसे ऐसा मान के चलते हैं करंट फ्लो हो रहा है किधर से किधर, हाई पोटेंशियल टू। अब ये इलेक्ट्रॉन कब तक जाएंगे? जब तक कि पोटेंशियल सेम। अब आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, जिस बेंच पे आप बैठे हैं इसमें जो आयरन लगा है आइसोलेटेड कंडक्टर है,
इस पे कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है। इसमें अगर आप एक को हाई पोटेंशियल पे एक को लो पोटेंशियल पे लेके आओगे तो चार्ज का फ्लो होके थोड़ी देर में दोनों का पोटेंशियल वापस से क्या हो जाएगा, इक्वल, और फिर से वो कंडक्टर या वो आयरन जो है वो क्या बन जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लेकिन नहीं, आपने तो एक वायर इधर जोड़ दिया, एक वायर इधर जोड़ दिया। अब कंडक्टर कोशिश कर रहा है कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, और उधर सोर्स जो है वो सेम होने नहीं देगा। सोर्स का काम ही एक ही है, क्या? बोले तुमको जाके कुछ नहीं करना है, किसी चार्ज को फ्लो नहीं करवाना है, कुछ नहीं करना, कोई फोर्स नहीं लगाना। आप केवल एक काम कर देना, क्या? किसी भी मेटल के दो एंड पे, एक पे हाई पोटेंशियल कर देना और एक पे, ठीक है, आपको जाके केवल मेटल के दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंट वैल्यूज पे लेकर जाना है। ये काम किसका है? सोर्स का। इसके लिए जो एनर्जी यूज हो वो एनर्जी आपको सप्लाई करना है, बाकी काम पूरा मेटल ही कर लेगा। मेटल खुद बे खुद क्या करेगा? मेटल खुद बे खुद कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रॉन जाए और दोनों के पोटेंशियल सेम हो, करंट ऑटोमेटिकली फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। आप तो बस पोटेंशियल का डिफरेंस लगा देना। तो एक्चुअल में करंट फ्लो होती है किधर से किधर? हाई पोटेंशियल टू, अब इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो जो आप V इक्वल टू आर में V लिखते हो ना, वो इन दोनों पोटेंशियल का क्या होता है? डिफरेंस। मान लो जैसे ये 25 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, तो जो V है वो ना 25 है ना 10 है, वो 15 है। ठीक है, V इक्वल टू आर में जो V लिखते हो वो पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। 25 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा? 15। और करंट की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम होता है। करंट की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल इसलिए कम होता है क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन है वो फील्ड का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल, इसलिए किसी भी वायर में जैसे आप इधर से इधर जाओगे ना, तो आई आर, आई कितना 2, आर कितना 5, 10 वोल्ट पोटेंशियल कम हो जाएगा। 10 वोल्ट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम। मान लो ये वाला पॉइंट अगर 12 वोल्ट पे हुआ तो ये वाला पॉइंट 2 वोल्ट पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 कम करना है। करंट के डायरेक्शन में जाने पे 10 वोल्ट का डिफरेंस आता है। V इक्वल टू आर में V पोटेंशियल नहीं है, वो पोटेंशियल का डिफरेंस है वायर के दोनों एंड पे। और हाई पोटेंशियल किधर होगा, लो किधर होगा? बोले करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल लो पोटेंशियल पे पहुंच जाओगे, अपोजिट जाओगे तो लो टू हाई पोटेंशियल आप जा रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? और मान लो ये 10 वोल्ट होता तो ये 0 हो जाता। और मान लो ये 8 वोल्ट होता तो बोले ये -2 वोल्ट पे चले जाता। लेकिन डिफरेंस क्या मेंटेन रखना है? 10। डिफरेंस मेंटेन भी 10 रखना, और इसको हाई पोटेंशियल पे रहना, और इसको इधर वाला पोटेंशियल उसके कंपेयर में 10 कम होगा, या इसके कंपेयर में वो वाला पोटेंशियल 10। V इक्वल टू आर में V पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। ये बात आप लोग याद रखें, ठीक है? चलो क्वेश्चंस करते हैं कुछ। रफ पेज और पेन निकालो आप लोग, आई थिंक निकले हुए ही हैं। क्या आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है?
पक्का। एक सर्किट बना हुआ है जिसमें उधर से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, ऊपर 2 वायर जुड़े हुए हैं, एक 4 और एक 16, ठीक है। नीचे 2 वायर जुड़े हुए हैं 16 और 4, बीच में पता नहीं क्या जुड़ा हुआ और उसमें V लिखा है, ये वोल्टमीटर है। इसको पहचानना सीखो, इसका नाम क्या है? वोल्टमीटर, ठीक है। ये वोल्टमीटर है। अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं मैं वो आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं भैया। अभी आप लोगों ने करंट का कुछ भी पढ़ा नहीं है, कुछ भी नोट्स में लिखा नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहली बात, वोल्टमीटर की रीडिंग पूछी हुई है। वोल्टमीटर की रीडिंग मतलब वोल्टमीटर को क्या लगता है कि वोल्टमीटर क्या मापता है आपके हिसाब से? वोल्टेज, इतना तो जानते हैं अपन। और एमीटर का काम क्या क्या मापना? एमीटर क्या मेजर करके देता है? करंट, ठीक है। और वोल्टमीटर का काम क्या है? वोल्टेज का मेजरमेंट करना। तो ये वोल्टेज ही निकालना है। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल का क्या? डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल के देगा वोल्टमीटर? जहां वो जुड़ा है भाई, सीधी सी बात है। रीडिंग तो वहां की निकाल के देगा ना। अब मान लो आपने ये वायर के अंदर एमीटर जोड़ दिया और आप उस एमीटर से पूछ रहे हैं उस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो कैसे बताएगा? वो ये वायर का करंट बताएगा। तो ऐसे ही वोल्टमीटर को जहां जोड़ोगे वहां का वोल्टेज बताएगा। कहां जुड़ा हुआ दिख रहा वोल्टमीटर? ये यहां। और पहला काम सर्किट में ये पहचानो कि वोल्टमीटर कहां जुड़ा हुआ है। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर पूछा हो तो, ठीक है भैया, यहां और यहां हटा दो इस वोल्टमीटर को। बस अपना क्वेश्चन पता क्या हो गया? इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना। अब मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक 4 ओम रेजिस्टेंस है, एक 16 ओम का वायर है, एक 16 ओम का वायर है, एक 4 ओम का वायर है। यहां से करंट आ रहा है कितने एम्पियर? 2 एम्पियर। और मुझे यहां और यहां पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है। ऊपर वाली ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है? 20 है। सबको दिख गया? अरे भैया 4 ओम और 16 ओम मिलके कितना हो गया? नीचे वाली ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है? ठीक है। अब ये जो 2 एम्पियर है ये आके डिवाइड होगी किसमें? दोनों में। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज इज सेम बट करंट इज डिवाइड इन द, करंट बांट दो इनवर्स रेशियो में। अब इनका रेशियो तो 1:1 है, 20:20, ठीक है। तो ये आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इतने सिंपल होते हैं कि रेशियो क्या मिल गया? 1:1। तो करंट आधा आधा बढ़ जाएगा। तो 2 एम्पियर में से बताओ बताओ जल्दी फटाफट। 1 एम्पियर ऊपर से चले जाएगा, 1 एम्पियर यहां ऐसे 1 एम्पियर जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, यहां से इधर ऊपर आएगा यहां, और यहां मिलके वापस कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर आया, 1:1, 1:1 चला, 1:1 मिला, 2 बन गया। सर्किट समझ में आ रहा क्या? क्लियर है? अब वोल्टमीटर यहां और यहां जुड़ा हुआ है, तो मुझे यहां और यहां पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है। बताओ यहां पे V = IR, करंट कितना है ऊपर वाली ब्रांच में? 1, और R कितना है? 16 वोल्ट कम होगा पोटेंशियल यहां। ऐसा क्यों? अभी बताया। करंट के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कितना कम हुआ? 16 वोल्ट। फिर यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, फिर इधर गया मैं। V = IR, I कितना है? 1, R कितना है? 4, 1 × 4 4 वोल्ट बढ़ेगा। 16 रुपए गए, 4 रुपए आए, 12 का डिफरेंस। अरे डिफरेंस कितने का आ गया? किधर से भी आ जाओ, इधर से आ जाओ, चाहे यहां से जाओगे तो यहां पे 4 वोल्ट का राइज हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यों? अच्छा, ये बढ़ना कम होना समझ में आ रहा है कैसे? रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो कम होगा, ऑपोजिट जाओगे तो, हालांकि मैं लिखवाऊंगा, ये हेडिंग आएगी पूरी अपनी, एक पोटेंशियल फॉल राइज एनालिसिस। लेकिन आप समझ गए कि रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फील्ड का डायरेक्शन है। करंट अभी बताया थोड़ी देर पहले, करंट किधर फ्लो होती है? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे करंट का डायरेक्शन मत सोचो, अब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे कम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाने पे बढ़ेगा। तो अगर आप यहां से यहां गए तो कितने वोल्ट कम हुआ? 16 वोल्ट, ठीक है। और यहां से यहां गए तो 4 वोल्ट बढ़ा, तो डिफरेंस कितना आया? बस जो डिफरेंस है वही तो वोल्टमीटर की रीडिंग है। तो क्या होगी रीडिंग? 12 वोल्ट। समझ में आया क्या? वोल्टमीटर का रीडिंग कितना होगा? क्या सीखा आपने इस क्वेश्चन से? बोलो कुछ नहीं सीखा। ये सीखा कि वोल्टमीटर जहां जुड़ा होता है सबसे पहली चीज उसको निकाल के फेंक देना चाहिए,
ठीक है, जहां वो जुड़ा है वो दो पॉइंट के बीच में हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल का डिफरेंस। बस वो जो डिफरेंस है वही वोल्ट मीटर की रीडिंग है। ठीक है, और वो डिफरेंस कैसे निकालते हैं अपन, बस ये पता करना है एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाओ, रास्ते में कितना बढ़ा कितना घटा वो हिसाब किताब लगाना है, और वो तो लगाना आना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर बनने जा रहे हो तो बढ़ना घटना तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लेडर आपको दिखाई दे रहे हैं जो हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। आप जानते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए भैया, ये इसका रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं कितना आएगा, 10 ओम। अरे 10 ओम वाला विडस्टोन है ना, ये तो कल कर चुके हैं अपन। फिर मैंने बताया था कि आपको मैंने क्वेश्चन जहां से उठाया है वहां ए और डी के बीच में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ये रहा ए और ये रहा डी, तो ए और डी के बीच में आप लोग जानते हैं आंसर 10 आता है इसका, और ए और बी के बीच में कितना आएगा, 27.5 आया था, नहीं आया था। ठीक है, कल आ गया था, लेकिन अभी इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी 30 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 10 10 10 क्या आएगा, 30 और 27.5। ठीक है, वो डिपेंड करता है किसके अक्रॉस पूछा है। फिर ये वही विडस्टोन हो गया जो कल मैंने आपको दिया था, और आप लोगों ने बोला था कि सर इसका आंसर क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि मैंने ये डायग्राम उठा के उस सीट में कॉपी किया ओनली। ठीक है, अब वहां उस आर की वैल्यू दे रखी, पता कितनी, बोले सब 2 ओम वाले हैं, हमने सबको आर माना था तो हमारा आंसर आर आया था, सबको 2 मानेंगे तो आंसर 2 आएगा, 2 ओम वाला विडस्टोन है तो। अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 4 ओम निकला था इसका, थोड़ा सा मैं दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इसका निकला था ना 4 ओम, ये भी तो उठा के दिया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, सर्किट सारे यहीं से उठाए गए लगभग लगभग जो सीट में मिले थे आपको, इसको आप कल निकाल चुके हैं, ये सब डन हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था ना आपने इसका, फिर ये इनफाइनाइट लेडर मैंने उसी दिन सॉल्व करवा दी थी, इसमें कुछ है नहीं। ये भी सिमेट्रिक पे बात करेंगे बाद में। ये भी हो चुका है क्या, नहीं हुआ, 3 6 हो ही गया, ये भी हो ही गया है, वैसे मतलब हुआ नहीं है लेकिन ऐसी वैरायटी अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। बताओ, ये 3 और 6, 4 और 8 विडस्टोन है, विडस्टोन है तो बीच वाली ब्रांच, ऊपर बन जाएगा 4 और 3, नीचे बन जाएगा 14, 14 को 7 से डिवाइड करो, 2 एक जोड़ो, 14/3। आंसर क्या आएगा इसका, पक्का ना, ये ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने के चक्कर में एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखिए मैं समझाता हूं। आपको पता है विडस्टोन में वो ब्रांच क्यों हटा दी जाती है, उसमें से कोई करंट फ्लो, वो बीच वाली ब्रांच पता क्यों हटाते हैं, क्योंकि उसमें से करंट पता क्यों फ्लो नहीं होता है, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होता है। पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है, 0। तो इस क्वेश्चन में यह बोला गया कि बी और डी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस 0 लाना है, 0 लाना है मतलब इसको विडस्टोन बनाना है। बी और डी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस 0 लाना है, कोई करंट फ्लो बीडी वाली ब्रांच में नहीं होना चाहिए, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी टू डी इज 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 लाने के लिए रेशियो सेम होना चाहिए। अब बताओ, ये रेजिस्टेंस 1 और 3 कितना हो गया, 4, और ये 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो जाएगा, 12 और 4 16। ठीक है, तो 4 का 16 जो है वो कितने टाइम है, 4 टाइम। अब इधर इस ब्रांच में देखो ये कितना हो गया, 1 और 1 पैरेलल में 1/2, तो ये x जो है वो 1/2 का कितने टाइम होना चाहिए, 4 टाइम। रेशियो सेम लाना पड़ेगा ना, तो 1/2 का 4 टाइम, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो विडस्टोन बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, विडस्टोन बैलेंस करने का क्वेश्चन था ये, अभी हम बता देंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम बताते हैं। इसमें यह बोला गया है कि 2 एम्पियर का करंट यहां से आ रहा है, दिख रहा है 2 एम्पियर का करंट, ऊपर कितना रेजिस्टेंस है 5, नीचे, तो मेरे हिसाब से 1 एम्पियर ऊपर जाएगा, और 1 एम्पियर इधर से 1 आएगा, इधर से 1 आएगा, यहां मिलके वापस से, मतलब 2 एम्पियर आया, 1 1 डिवाइड हुआ, 1 1 मिल के 2 बन के वापस निकल गया। क्यों 1 1 क्यों, क्योंकि ऊपर वाला रेजिस्टेंस भी 5 है, नीचे वाला भी, और मान लो 5 5 नहीं होते, कुछ डिफरेंट होते तो
तो इनवर्स रेशियो में बांटना भी सीखा हमने, डिवीजन रूल। इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर देते किसको, करंट को। अब हमसे पता क्या पूछ रहा है, VA माइनस ए और बी में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा। तो देखो ऐसे करना होता है, VA माइनस VB। ए का पोटेंशियल लिख लो क्या, VA। ए का पोटेंशियल क्या लिख लो, VA। फिर ए से चल के बी तक जाना है, ए से चल के रास्ता जो आपको अच्छा लगे। आपको लगता है इधर से घूम के आना है या इधर से घूम के जाना है, किधर से भी चलो, ए से चल के बी तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन किधर से चले, इधर से चलते हैं। यहां पे क्या होगा आपके हिसाब से, आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो या करंट के ऑपोजिट, करंट के डायरेक्ट, और करंट के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल बढ़ता है कि कम होता है, कितना कम होता है, IR। V इक्वल टू आई कितना, नहीं 2 टोटल है, इस ब्रांच में तो 1 है, इस ब्रांच में क्या है 1। जहां रेजिस्टेंस जुड़ा उसका करंट सोचना पड़ेगा, और उसका करंट कितना है 1, और R कितना है 3, 1 इंटू 3 कम हो गया। तो VA माइनस ए का पोटेंशियल VA था, उसमें से 3 कम हो गया, यहां पहुंच गए, लेकिन अभी बी पे नहीं पहुंचे, यहां जाना पड़ेगा। तो इधर जा रहे हो तो बताओ करंट के डायरेक्शन में या करंट के ऑपोजिट, बढ़ेगा कि कम होगा, कितना IR, आई कितना 1, इस ब्रांच का करंट भी कितना है 1, और R कितना 1 इंटू 2 बढ़ेगा तो 2 जोड़ दो, और हम पहुंच गए कहां पे, ए के पोटेंशियल में से पहले 3 कम हुआ, फिर 2 बढ़ा, और कहां पहुंच गए हम, बी पे। क्या पूछा, VA माइनस VB, तो इधर ले आओ बी को, VA माइनस ये वाली वैल्यू उधर भेज दो, -3 उधर जाके +3, और +2 उधर जाके 3 - 2। ऑप्शन में ध्यान रखना -1 वोल्ट भी मिलेगा, अगर तरीके से नहीं चले तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। आंसर क्या आ गया, +1 वोल्ट। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कर लोगे ना। डिवीजन रूल में पूछूंगा मैं ये सब, टेस्ट आने वाला आपको, आप जानते हैं, एक बिना करंट पढ़ाई करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट अपन लेंगे एक। हाँ भैया, ये ग्रुपिंग का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, 3 रेजिस्टेंस 4 ओम, तीनों के तीनों का वैल्यू कितना है 4, आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल में 3 वायर जुड़े हुए हैं, से 4 और बोलो भैया 4, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस 4 है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्नर, कोई भी 2 कॉर्नर ले लो, जैसे ये दोनों ले लेते हैं, ये ए मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं, ए और बी के बीच में मुझे क्या बताना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो जहां बताना है वहां पे क्या जुड़ी हुई मानते हैं, बैटरी। ऊपर वाला 4 और 4 सीरीज में क्या हो गया 8, और 8 और 4 पैरेलल, 8 और 4 पैरेलल में। समझ में, यहां डायग्राम बना के नहीं दिया था, डायग्राम आपको बनाना पड़ा। 4 ओम बोला, सब 4 ओम रख दिए मैंने, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल बोल दिया, 2 कॉर्नर बोले, 2 कॉर्नर के बीच में बैटरी जोड़ दी। तो जिन 2 कॉर्नर के बीच में बैटरी जुड़ी वो वायर, बचे हुए 2 वायर सीरीज में हो गए, और उसके साथ वो तीसरा जो है वो किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन अगर ट्राइंगल पे नहीं होकर स्क्वायर पे होता तो, 4-4 ओम के 4 वायर हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं, और एक साइड के अक्रॉस ही बताना, डायगोनल नहीं लेना है। उसमें 2 ऑप्शन है, डायगोनल भी ले सकते हो और साइड भी ले सकते हो। तो डायगोनल ही नहीं बताना आपको, एक साइड के अक्रॉस बताना है। तो 4-4-4 3 ब्रांच सीरीज में हो जाएंगे, कितना 12 और 4 पैरेलल में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा। और डायगोनल के अक्रॉस पूछ लिया तो, डायगोनल के अक्रॉस पूछ लिया तो, जैसे यहां और यहां, तो ये 2 सीरीज में होंगे 4 और 4 8, फिर ये 2 सीरीज में होंगे 4 और 4 8, और 8 और 8 4 आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप की चीजें थ्योरी में आ सकती है। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, ग्रुपिंग पढ़ा दी मैंने आप लोगों को। देखिए भैया, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, एक वायर था मेरे पास जिसका रेजिस्टेंस कितना था 12 ओम। इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, उसको मैंने ऐसे घुमा के क्या बना दिया, वायर से सर्कल बना दिया। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एनी डायमीटर इज इक्वल टू, मतलब ये सर्कल बनाया,
आपने घुमा के क्या बनाया, एक सर्कल बना दिया, तो डायमीटर क्या लॉन्ग आपसे पूछा है, ये बना हुआ है यहाँ पे, तो इसके अक्रॉस हमको निकालना है, ये सर्कल है। भैया देखिए होता क्या है, मैं आपको एक चीज बता दूं पहले कि नॉर्मली अगर बात की जाए तो जैसे ये एक सर्कल बनाया, इसका रेजिस्टेंस कितना था 12 ओम, ठीक है। ये डायमीटर वाले जो पॉइंट्स हैं, ऑपोजिट पॉइंट ए और बी, जिसके अक्रॉस मुझे बताना है, मैंने बताया था आप लोगों को जहां बताना होता वहां क्या मानना होती है, बैटरी। अब दो वायर हो गए, एक वायर ऊपर और एक वायर, और दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। टोटल पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था 12, तो आधे इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, और 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा 3 ओम। समझ में आया, पहले ये समझ में आया पूरा कितना था 12, ठीक है। अब उसके बीच में से डायमीटर वाले पॉइंट्स के अक्रॉस बताना है, तो ऊपर वाला आधा बचा, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, नीचे वाला भी आधा बचा तो कितना हो गया, और 6 और 6 किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो आंसर इज 3 ओम। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है अगला, उसका 3 ओम समझ में आ गया ना, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम मीटर इनवर्स, मतलब पर मीटर, समझ में आया, पर मीटर मतलब एक मीटर में, मतलब पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये किसका दिया हुआ है, पर यूनिट लेंथ का, एक मीटर में इतना आएगा। अब आपके पास जितने मीटर की डिस्टेंस है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप रेजिस्टेंस निकाल पाओगे। जैसे 10 मीटर का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। ये 0.5 ओम जो है वो वायर का रेजिस्टेंस नहीं है, वो वायर के पर मीटर का रेजिस्टेंस है, मीटर इनवर्स लिखा हुआ साथ में, 0.5 ओम पर मीटर। अब इस वायर को बेंड कर दिया सर्कल में, और जो सर्कल की रेडियस कितनी है 1 मीटर, एक सर्कल बनाया जिस सर्कल की रेडियस कितनी है, सेम वायर लाके डायमीटर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। डायमीटर कौन सा, ए बी, मतलब दो वायर हो गए, एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया है, ठीक है, काफी सारे वायर हो गए। द इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के अक्रॉस हमको क्या निकालना है, इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बताओ भैया ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 2r, और ये कितनी होगी, ये होगी पाई आर मेरे हिसाब से, और ये भी कितनी होगी, ये क्या लिखी मैंने, आधे सर्कल की लेंथ पाई आर, नीचे वाले आधे सर्कल की लेंथ पाई आर, बीच में जो डायमीटर उसकी लेंथ। ये मैंने लेंथ क्यों लिख रहा हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं किससे, 0.5 से, क्योंकि 0.5 1 मीटर का क्या है, अरे 0.5 1 मीटर का रेजिस्टेंस है, और मुझे जितने मीटर का चाहिए उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मुझे कितने मीटर का चाहिए, ये लेंथ है, इतने मीटर का चाहिए। तो बताओ इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.5 से, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो ये अपना बन जाएगा 0.5 मतलब 1/2, तो ये अपना बन जाएगा पाई आर बाई 2, और इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा पाई आर बाई, और रेडियस दे रखी 1 मीटर, रेडियस क्या दे रखी, तो ये इसका रेजिस्टेंस ओवरऑल जो बन गया वो क्या बन गया पाई बाई 2। ऐसे ही इसका रेजिस्टेंस भी क्या बन गया पाई बाई 2, और ये 0.5 इंटू 2 हो गया 1, और रेडियस भी 1, तो इसका कितना हो गया। अब क्वेश्चन हो गया कि 3 वायर हैं, पाई बाई 2, 1 और पाई बाई 2, किसमें, पैरेलल में, उनका आंसर निकालना। तो पहले तो पाई बाई 2 और पाई बाई 2 का निकाल लो, कितना आएगा पाई बाई 4, अरे पाई बाई 2 और पाई बाई 2 का उसका भी आधा आएगा ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कितना आएगा पाई बाई, अब उसके साथ 1 किसमें है पैरेलल में वापस, हाँ है ना। अब 1 और पाई बाई 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व होगा, प्रोडक्ट बाय सम, तो पाई बाई 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 प्लस, तो ऊपर बन गया पाई बाई 4, नीचे बन गया पाई प्लस 4 बाई 4, 4 से 4, तो आंसर क्या आ गया पाई डिवाइडेड बाई पाई प्लस, ये ठीक क्वेश्चंस होते हैं ऐसे आए तो। पर मीटर का दिया, पहले मुझे लेंथ निकालना पड़ेगी, फिर पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो रेजिस्टेंस आएगा, 3 वायर के रेजिस्टेंस आ गए, फिर तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है।
लेकिन इसके लिए कॉम्बिनेशन पे आपकी थोड़ी बहुत कमांड तो होनी चाहिए कि π/2 और π/2 को आपने क्या लिख पाए, π/4 लिख पाए हम। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये पूरा थ्योरी में जो लिखा है वो मैं समझा देता हूं। एक रिंग है भैया, ये क्वेश्चन ऐसा है कि हटा देता हूं मैं इस क्वेश्चन को, आपको बना के बताता हूं क्या है। वहां पे एक रिंग दे रखा है ऐसा, और ये हो गया सेंटर, और यहां से दो पॉइंट ऐसे हैं जो कितना एंगल बनाते हैं यहां पे, अल्फा। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी, और इन दोनों के अक्रॉस मुझसे क्या पूछा हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। किसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस। अब ए और बी के अक्रॉस मतलब बैटरी कहां जुड़ी हुई मानेंगे, ए और बी पे मानेंगे, और कुछ डेटा शायद उन्होंने दिया हुआ हो सकता है, उसमें कुछ तो दिया होगा। हाँ, पूरे का रेजिस्टेंस कितना दिया है अपने को, आर, पूरे का रेजिस्टेंस अपने को आर दिया है। ठीक है, ये पूरी जो रिंग थी ना, इसका रेजिस्टेंस कितना दे दिया था, आर। पूरी जो कंप्लीट रिंग है उसका रेजिस्टेंस मुझे कितना दिया गया था, आर। अब हुआ क्या, ये वाली जो वैल्यू है इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं R1। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है, ये इतनी जो लेंथ है, इसका रेजिस्टेंस मैं क्या मान लेता हूं, R2। एक हिस्से का रेजिस्टेंस R1 मान लिया, एक का क्या मान लिया, और R1 प्लस R2 जो है वो अपन जानते हैं कितना होता है, R होता है। R1 प्लस R2 क्या होगा, R। अब हमको निकालना है R1 निकालना है। तो देखिए होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, उससे लेंथ निकालेंगे, फिर लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज ये बोलना चाहूंगा कि जब ये पूरी रिंग बनाई गई थी तो पूरी रिंग का एंगल कितना बना था, 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन। कितने रेडियन बना था, 2 पाई रेडियन का रेजिस्टेंस कितना है, 2 पाई रेडियन का रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो अल्फा का रेजिस्टेंस कितना होगा आपके हिसाब से, मतलब ये अल्फा एंगल का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आर को 2 पाई से डिवाइड करना है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट एंगल आ जाएगा, उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उतने हिस्से का आ जाएगा। तो अल्फा वाले हिस्सा जो आएगा, अल्फा एंगल मतलब ये जो बन रहा है, ये इतना इतना रेजिस्टेंस जो आएगा R1, वो कैसे निकलेगा, टोटल रेजिस्टेंस को टोटल एंगल से डिवाइड किया, R बाई 2 पाई। भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना था पूरी रिंग का, R, और टोटल एंगल भी कितना था, 2 पाई। R को 2 पाई से डिवाइड किया तो क्या आ गया, रेजिस्टेंस पर यूनिट एंगल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एंगल, कितने एंगल का चाहिए, अल्फा का, तो ये क्या निकल गया अपना R1। अच्छा, अब ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना है, 2 पाई माइनस अल्फा, क्योंकि टोटल एंगल कितना है 2 पाई। तो ऐसे तो R2 भी निकल जाएगा, फिर कैसे निकलेगा, R बाई रेजिस्टेंस पर यूनिट एंगल मल्टीप्लाई बाई 2 पाई माइनस, ये इधर वाला एंगल तो 2 पाई माइनस अल्फा है ना, तो दोनों आ गए, कौन आ गए, R1 भी आ गया और R2 भी आ गया। अब R1 और R2 सीरीज में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों का सोल्व करना है, किसका, इसका और इसका। कैसे करोगे, प्रोडक्ट बाय सम। तो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू प्रोडक्ट R बाई 2 पाई इंटू अल्फा इंटू, बोलो, R बाई 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई सम में क्या लिखेंगे, R बाई 2 पाई इंटू अल्फा प्लस R बाई 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस अल्फा। दोनों में से R बाई 2 पाई कॉमन निकाल लूंगा तो बताओ क्या बचेगा, अल्फा प्लस 2 पाई माइनस अल्फा प्लस 2 पाई माइनस, एक R बाई 2 पाई से एक R बाई 2 पाई प्लस अल्फा से माइनस अल्फा, तो नीचे बच गया 2 पाई। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई, अरे 2 पाई से 2 पाई भी क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं बचा, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो चुका है, एक R बाई 2 पाई से R बाई 2 पाई कैंसिल हो गया है। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा था, 2 पाई बचा था। हाँ, ये 2 पाई से ये 2 पाई, देखो R बाई 2 पाई कट चुका है। ठीक है, प्लस अल्फा माइनस अल्फा 0 हो गया है,
जीरो प्लस टू पाई हो गया है, 2 पाई इंटू 1 2 पाई बन जाएगा, तो पूरा हिस्सा 2 पाई बन जाएगा ना। सॉरी, हाँ 2 पाई से 2 पाई नहीं कटेगा, सही बात है, सॉरी। तो बताओ क्या बच गया, ऊपर क्या बचा, आर अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 2 पाई 4 पाई स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या यही आंसर भी हो जाएगा आपका। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसके अक्रॉस, उस एंगल के अक्रॉस। तो ये भी एक तरीका रहता है कि आप ये भी कर सकते थे अगर करना चाहें तो। और मान लो अल्फा का वैल्यू पाई हो, तो अल्फा जो एंगल है वो पाई बन जाए, मतलब 180 डिग्री। तो डायमीटर, और डायमीटर में देखो टोटल रेजिस्टेंस आर था, तो आधा आर बाई टू और ये भी आर बाई टू, आर बाई टू क्या बनता है, आर बाई फोर। एक मेथड होता है हिट एंड ट्राई, अल्फा को पाई रखो, आंसर आर बाई फोर आना चाहिए। अगर एक ही ऑप्शन में आ रहा तो वही आपका आंसर है, ठीक है। नहीं तो ये तो जो रिजल्ट आपका रेडी हुआ वो ऑप्शन तो है ही है आपके पास। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपने हिसाब से, आर बाई 4 पाई स्क्वायर 2 पाई माइनस अल्फा फर्स्ट, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें, 45 46 है ना, थोड़ा सा वो यूनिट लेंथ वाला और ये अल्फा एंगल वाला। ऐसी वेराइटीज हमको करके चलना पड़ेगा, लेकिन बाद में कर लीजिएगा सॉल्व, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए भी, हम इस सर्किट में करंट बोल रहे हैं 0.25 एम्पियर करंट आई, तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। करंट बोल रहे हैं 0.25, ठीक है, और वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट। बैटरी कितने वोल्ट की लगी हुई है, 12 वोल्ट की। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस होना चाहिए 12 डिवाइडेड बाई 0.25। 0.25 मतलब वही 100, इसको 4 लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस आना चाहिए 48। रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, ये समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया मैंने। वोल्टेज बैटरी में दिया हुआ है 12 वोल्ट और करंट दे रखी, वोल्टेज और करंट से मैंने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस। कितना निकला 48। अब 48 इन सबको मिला के देना है, तो बताओ पहले तो इनका आंसर क्या आएगा, 60 20 और 10 का आंसर क्या आएगा आपके हिसाब से, 60 20 और 10 का आंसर क्या आएगा। देखो 20 और 60 का निकालो, 20 को 60 से डिवाइड, 60 को 20 से डिवाइड करो, 3 प्लस 1 4, ठीक है, 60 बाई 4 15। 60 और 20 का आंसर आ जाएगा 15, और 15 और 10 का निकाल लो, 15 और 10 का प्रोडक्ट बाय सम 150 प्रोडक्ट आ जाएगा, और सम आ जाएगा 25, ठीक है। 150 को 25 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो भैया ये आ गया 6, और मुझे लाना कितना है 48। अब बताओ 48 में से ये अगर 6 आ गया तो आर को क्या होना पड़ेगा, 42 होना पड़ेगा। 42 ये और 6 ये मिलके क्या बनना है, 48 बनना है। तो आर का वैल्यू क्या आएगा 42, आर का वैल्यू ही पूछा है। फिर से बता देता हूं मैं आपको, करंट दे रखा है, बैटरी का वोल्टेज दे रखा है। करंट और वोल्टेज से मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया सर्किट का, कितना आना चाहिए 48। अब सर्किट में 4 वायर हैं, 3 ये पैरेलल में और उनके साथ आर वो सीरीज में, तो इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने निकाला, कितना आया 6। ये तो निकाल लोगे ना पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 आया। अब उस 6 के साथ वो जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, आर, और जुड़ के क्या आना चाहिए 48। आपको कैसे पता चला 48, वोल्टेज और करंट थे, वहां से हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, 48 होना चाहिए सर्किट का। अब 48 में से वो 6 है, ये तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आर को कितना होना पड़ेगा। अब भाई 6 में क्या जोड़ें कि 48 आ जाए, 42, तो आर को क्या होना पड़ेगा 42 होना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं आ रहा। सेल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेल अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन सब।
अब आप घर जाके क्वेश्चंस करते हैं, करते हो थोड़े बहुत, नहीं करते हो? लिखो क्या क्या करके लाना है, जल्दी फटाफट। ये करना है आपको ना, मतलब एक्सरसाइज सॉल्व करना है, सॉल्व एग्जाम्पल मत करना, वो तो एट द एंड लास्ट तक जाते जाते मैं करवाई दूंगा आपको। लिखो 7, क्वेश्चन नंबर 7 करके लाना है। 7 के बाद में रेजिस्टेंस की स्ट्रेचिंग चल रही, ठीक। इसमें से भी कुछ नहीं करना है अभी। नहीं, $75, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 93, 94, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 114, 115, 125, 130, 133, बस फिर सेल स्टार्ट हो गया। ये तो कर ही लिए सारे। मैं आप लोगों को कैपेसिटर की सीट दूंगा कल, कैपेसिटर की ग्रुपिंग वो आपको घर जाके सॉल्व करना है। मतलब करंट की ग्रुप, जैसा आपने रजिस्टर का ग्रुपिंग सॉल्व किया सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, वैसे ही कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का है, बस थोड़ा सा उल्टा है। जैसा इसका सीरीज है वैसा उसका पैरेलल है, जैसा इसका पैरेलल है वैसा उसका सीरीज है। तो वो हम देखते हैं, ठीक है, मिलते हैं।